नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुए जो प्रशासनिक सुधार है उन प्रशासनिक सुधारों को देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। बंगाल में इसने बहुत सारे सुधार करने का प्रयास किया, दक्षिण भारत में इसने बहुत सारे सुधार करने का प्रयास किया, या उन क्षेत्रों में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत सारे इसने सुधार किए। तो उन सारे सुधारों को आज हम देखने का प्रयास करेंगे जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किए गए। इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। लिंक के माध्यम से आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां इस वीडियो का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज जुड़िए उस चैनल से और शेयर कीजिए उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। गयासुद्दीन तुगलक ने जो सुधार किए उन सुधारों को पहले हम समरी के रूप में देख लेते हैं। इसने इजारेदारी की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में कई परिवर्तन किए, वह अभी हम देखेंगे कि कौन से परिवर्तन किए हैं। लेकिन इजारेदारी व्यवस्था में इसने परिवर्तन किया। बहुत सारे आर्थिक सुधार करने का भी प्रयास किया। जो कर व्यवस्था है उसमें भी बहुत सारे सुधार किए, जो कृषि व्यवस्था है उसमें भी सुधार किए, और जो सैन्य व्यवस्था है उसमें भी बहुत सारे सुधार किए। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो इजारेदारी व्यवस्था में सुधार, आर्थिक सुधार, कर व्यवस्था में सुधार, कृषि से संबंधित सुधार, और जो सैन्य व्यवस्था है उसमें भी इसने बहुत सारे सुधार किए। इसके द्वारा किए गए सुधारों को हम डिटेल से एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था में सुधार। तो इस व्यवस्था में सुधार से पहले आपको यह जानना होगा कि यह व्यवस्था क्या थी। जब हम देखते हैं इजारेदारी व्यवस्था तो यह कर संग्रह की एक प्रणाली है। इसमें होता क्या था, एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी किसके द्वारा, प्रशासक द्वारा। अब यह व्यक्ति क्या करता था, इसी क्षेत्र में यह टैक्स कलेक्शन का काम करता था। तो टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी इजारेदारी व्यवस्था के द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाती थी, और जिस व्यक्ति को दी जाती थी उसको कहते क्या थे, इजारेदार। यह व्यक्ति टैक्स कलेक्शन करता था, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना होगा कि इसका टैक्स कलेक्शन में हिस्सा होता था। मतलब जितना यह टैक्स कलेक्ट करता था उसका एक सर्टेन परसेंटेज यह सुल्तान को सौंपता था, और कुछ परसेंटेज इसका भी हिस्सा होता था। इससे जो कर व्यवस्था है वह लगातार बनी रही, और उसको लागू करवाने की जो जिम्मेदारी है या कर वसूलने की जो जिम्मेदारी है वह इजारेदार के पास ही हमको दिखती है। गयासुद्दीन ने क्या किया, इस व्यवस्था को अब बहुत केंद्रीकृत कर दिया। सेंट्रलाइजेशन यह बार बार कर रहा था जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हुई थी। तो इजारेदारी व्यवस्था में भी यह इसी तरह के परिवर्तन लागू करवाता है। इसके परिवर्तनों से जो यह इजारेदारी व्यवस्था है वह सेंट्रलाइज हो जाती है, और जो अब करों का संग्रह है वह बहुत ही नियंत्रित तरीके से किया जाने लगा। पहले क्या हो रहा था इजारेदारी व्यवस्था में कि जो व्यक्ति है जिसको एक बार इजारेदार बना दिया गया तो वह अपने हिसाब से टैक्स वसूलता था। सुल्तान को सिर्फ इतना मतलब होता था कि उसके हिस्से का टैक्स उसके पास पहुंच जाए। अब जो गयासुद्दीन तुगलक ने किया कि इसने इजारेदार पर ही नियंत्रण स्थापित कर दिया। इजारेदार सही समय पर सही मात्रा में टैक्स का कलेक्शन करे, और जो राज्य का हिस्सा है वह सही तरीके से शाही खजाने में पहुंचा दे। तो इस तरह से इस पर नियंत्रण स्थापित किया गया। बहुत सारे नियम बनाए गए और उन नियमों को बहुत कठोरता के साथ लागू किया गया। जो इजारेदारों की प्रणाली है उसको पारदर्शी बनाया गया, और यह कोशिश की गई कि सही तरीके से और सही समय पर टैक्स का कलेक्शन हो। क्योंकि यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो भी टैक्स यह पहले वसूलता था उस टैक्स में इसका हिस्सा होता था, और वही इसका पारिश्रमिक होता था, मतलब वही इसका वेतन होता था। तो जब वही इसका वेतन होता था तो यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हमको दिखता है, और जब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा दिखेगा तो जो राज्य है और उसकी क्या है आर्थिक स्थिति वह कमजोर होगी। तो इस वजह से जो इजारेदारी व्यवस्था है उस पर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया और उसको अधिक नियंत्रण में लाया गया। इसके साथ साथ जो इजारेदार है इनमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। कौन सा इजारेदार इतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके शाही खजाने में जमा करता है, इस पर प्रतिस्पर्धा होने लगी। अब जब इस तरह की प्रतिस्पर्धाएं होंगी तो जो आम जनता है उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। किसानों को, मजदूरों को, उन सब का शोषण प्रारंभ हो जाएगा, और यह कमी भी हमको दिखने लगेगी आने वाले इसके वंशजों में या इसके खुद के प्रशासनिक व्यवस्था में भी, कि जो आर्थिक समस्या है, जो विद्रोह है, वह दोनों लगातार बढ़ेगा। दोनों को आप पैरेलल देखिए। आर्थिक समस्या बढ़ेगी तो आम जनता है उसमें धन की कमी होगी, और जब आम जनता के पास धन की कमी होगी तो क्या होगा, जो अमीरी गरीबी का अंतर है वह अंतर काफी बढ़ जाएगा, और जब यह अंतर बढ़ेगा तो क्या होगा,
विद्रोह होगा। तो इस तरह से इजारेदारी व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा करों में वृद्धि की गई और जो टैक्स कलेक्शन का रेट है उसको बढ़ाया गया। इसके साथ साथ जो इजारेदार हैं उन पर दबाव बढ़ाया गया कि वह अधिक कर वसूल करे और शाही खजाने में अधिक से अधिक कर जमा करवाएं। इनके जो नियम बनाए गए, उन नियमों का जो पालन है वह भी बहुत मजबूती के साथ, बहुत कठोर तरीके से किया जाने लगा। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको काफी मजबूत किया गया। अब इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां तय की गई और उसके साथ साथ जो टाइम बाउंड रिपोर्टिंग है उसको बढ़ाया गया। अब इनको सही समय पर और सही तरीके से रिपोर्टिंग करना है, वह व्यवस्था लागू की गई। और यह सब कुछ किया क्यों जा रहा था? क्योंकि जो भ्रष्टाचार था वह बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ चुका था। तो अब अधिक से अधिक टैक्स कलेक्ट किया जाए और वह भी बिना भ्रष्टाचार के, यह प्रयास किया गया। जो कृषि व्यवस्था है उसमें भी सुधार किए गए। जैसे जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है कृषि में, उसको भी सेंट्रलाइज किया गया। अब इजारेदारी व्यवस्था तो थी साथ में, लेकिन इजारेदारी व्यवस्था के तहत भी जो कर वसूले जाने का तरीका है उसको काफी केंद्रीकृत किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इजारेदारी व्यवस्था में कई सारे परिवर्तन किए गए। अब हम देखते हैं दाग और हुलिया प्रणाली की स्थिति को। सबसे पहले जो आपका गयासुद्दीन तुगलक है, इसने दाग और हुलिया प्रणाली को जारी रखा। हमने देखा था कि अलाउद्दीन के टाइम भी दाग और हुलिया प्रणाली चल रही थी। जो पशु हैं उन पर दाग लगाया जाता था और जो सैनिक हैं उनका हुलिया बनवाया जाता था। लेकिन जो निम्न स्तर के सैनिक हैं उन पर हमको दाग व्यवस्था भी दिखती है, मतलब उन पर निशान लगाया जाता था, उनको दागा जाता था जिससे उनकी ठीक से पहचान हो सके। कुछ इस तरह के उदाहरण हमको दिखते हैं। तो दाग और हुलिया व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, उस व्यवस्था को इसने भी कंटिन्यू किया। लेकिन जब हम अलाउद्दीन के समय देखते हैं तो जो आपकी यह दाग प्रणाली है यह पशुओं पर ज्यादा लागू होती थी, सैनिकों पर कम। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के समय जो सैनिक हैं और जो कर्मचारी है उनको भी इस व्यवस्था के तहत रखा गया, मतलब अब ज्यादा रखा गया। तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए जो दाग व्यवस्था है वह सैनिकों पर लागू की गई। सैनिकों के सिर पे, छाती पे या शरीर के किसी अन्य स्थान पर दाग बनाया जाता था, एक चिन्ह बनाया जाता था और उस चिन्ह के माध्यम से ही उसकी पहचान की जाती थी। इससे क्या हो रहा है, जितने भी सैनिक हैं उनको एक विशिष्ट पहचान मिलती थी उस दाग व्यवस्था के माध्यम से कि वह किस तरह का सैनिक है। अब इसमें आप ध्यान रखिए, जो आपकी दाग व्यवस्था है यह भी कई स्तरों पर होगी। पहले वह किस सेना का सैनिक है, अर्थात सेना में हमने देखा था टुकड़ियां थी और टुकड़ियों में भी हमने देखा था संख्या के आधार पर 1000, 10,000 इस तरह से संख्या के आधार पर टुकड़ियां बनी थी। तो किस टुकड़ी का वह सैनिक है यह आसानी से पहचाना जा सकता था। दूसरा, वह सैनिक है तो सैनिक में भी कौन सा सैनिक है, पैदल सैनिक है, घुड़सवार है, यह सब कुछ भी देखा जाता था। इसके साथ साथ उसकी नियुक्ति कब हुई है, उसके जो व्यक्तिगत विवरण है वह भी इस दाग व्यवस्था से हमको पता लगते थे। तो इस तरह से जो सैनिक हैं उनको एक यूनिक आइडेंटिटी दी गई इस दाग प्रणाली के माध्यम से। इससे जो सैनिक हैं उनकी नियमित निगरानी की जाने लगी। अब क्योंकि सैनिक डिफाइन है और जब डिफाइंड सैनिक है तो वह किसी तरह से भी भाग नहीं सकता है, किसी तरह का कोई गलत काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भी पकड़ा जाएगा अपनी दाग के कारण उसको काफी आसानी से पहचाना जा सकेगा, मतलब उसको पकड़ना काफी आसान हो गया था। तो दाग व्यवस्था ने जो सैनिक हैं उनकी निगरानी ठीक से हो, इसको काफी मजबूती प्रदान की। इससे जो वफादारी है सैनिकों की वह ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि अब पकड़े जाने का जो भय है वह ज्यादा है और पकड़ा जाना काफी आसान हो गया है। इसका प्रभाव यह होगा कि जो सैनिक हैं वह ज्यादा वफादारी से काम करेंगे, क्योंकि अब उनको पता है कि अगर उन्होंने किसी तरह का कोई गलत काम किया तो बहुत आसानी के साथ पकड़े जाएंगे और कठोर दंड की व्यवस्था बनी हुई है। तो पकड़े जाने पर जो उनको दंड मिलेगा वह काफी कठोर मिलेगा, इससे वह व्यवस्था के अनुरूप ही बने रहे या उन्होंने जो वफादारी है वह लगातार बनाई रखी। इसके साथ जो सैनिक हैं इनके पंजीकरण की व्यवस्था भी इसी दाग प्रणाली के माध्यम से की जाने लगी। इससे भी जो सैनिकों का रिकॉर्ड है और जो उनका डेटाबेस है उनको काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सका। यह भी हमको दाग प्रणाली की विशेषता के रूप में दिखता है। अब हम देखें हुलिया प्रणाली को। यह भी एक पहचान प्रणाली है, लेकिन इसका उपयोग ज्यादा किया जाता था जो राज्य के कर्मचारी हैं, स्पेशली प्रशासनिक भूमिका में जो सेवक हैं, और इसमें भी ज्यादा जो शाही सेवक हैं और जो सैनिक हैं।
सैनिकों में भी आप ध्यान रखेंगे कि जो शाही सुरक्षा में ज्यादा है, इन सब का हुलिया तैयार करवाया जाता था। हुलिये में क्या लिखा जाता था? इनके रंग रूप के बारे में, इनके चेहरे की बनावट के बारे में, इनकी ऊंचाई के बारे में और ऐसे बहुत सारे शारीरिक लक्षणों के बारे में, जैसे कोई चोट का निशान है, कोई मस्से का निशान है, तिल है, इसी तरह का कोई पहचान चिन्ह है, उन सब को हुलिया प्रणाली में अंकित किया जाता था। इससे जो सैनिक है उसकी पहचान बहुत यूनिक बनाई जाती थी या उसको यूनिक करने का प्रयास किया जाता था कि सैनिक को आसानी के साथ पहचाना जा सके। इससे उनकी पहचान में काफी आसानी होने लगी और उन पर नियंत्रण रखना काफी आसान हो गया। जब उन पर नियंत्रण रखना आसान हो गया तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह ज्यादा प्रभावशाली होने लगी। अब ज्यादा प्रभावशाली तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाने लगा। उनके पहचान पत्र में न केवल उनका नाम लिखा जाता था बल्कि उनके शारीरिक लक्षण भी लिखे जाते थे। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपना नाम गलत लिखवा दे तो जो शारीरिक लक्षण है वह उससे पकड़ा जा सकता था। उस शारीरिक लक्षण और उनके नाम का रिकॉर्ड यह दोनों रखा जाता था हुलिया प्रणाली के अंतर्गत। इससे जो सैनिक है उन पर बहुत कंट्रोल स्थापित किया गया और जो सुरक्षा व्यवस्था है सल्तनत काल की उसको काफी मजबूत किया गया। तो दाग और हुलिया प्रणाली यह दोनों कंटिन्यू बनी रही, जो पहले से चली आ रही व्यवस्थाएं थी, लेकिन इनको थोड़ा कंट्रोल किया गया और यह कोशिश की गई कि दाग और हुलिया प्रणाली के माध्यम से जो सैन्य सेवा में लोग हैं, प्रशासनिक सेवा में लोग हैं या अन्य किसी तरह के जो कर्मचारी हैं उन सब पर नियंत्रण रखा जा सके। इस तरह से इसको डेवलप किया गया। अब हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत के अभियान है वह भी हमको दिखते हैं। और दक्षिण भारत के अभियान कौन करेगा ज्यादा? जौना खान। और जौना खान है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि अगला उत्तराधिकारी हमको दिखेगा। तो जौना खान दक्षिण भारत में बहुत सारे अभियान करेगा और जो दिल्ली सल्तनत है उसकी सीमाएं दक्षिण भारत में भी प्रसारित करने का प्रयास करेगा। यह दक्षिण भारत के कई सारे शासकों पर हमला करता है, कई सारे युद्ध होते हैं और इससे हम देख पाते हैं कि जो जौना खान है या जो मोहम्मद बिन तुगलक है वह कई सारे क्षेत्रों को जीत पाता है। हालांकि कोई बड़ी सफलता इसको नहीं मिलती है, यानी कि किसी बड़े साम्राज्य को यह पराजित नहीं कर पाता है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों को यह जीत पाता है। जौना खान का जो यह दक्षिण भारत का अभियान था यह काफी खर्चीला अभियान था। इसमें बहुत सारे सैनिकों का भी नुकसान हुआ और बहुत सारी आर्थिक समस्याएं दिल्ली सल्तनत को झेलनी पड़ी। दक्षिण भारत के अभियानों ने जो आर्थिक स्थिति है वह काफी कमजोर कर दी, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा इनको धन खर्च करना पड़ा था, लेकिन जो रिटर्न मिला वह रिटर्न काफी कम था। बहुत बड़े साम्राज्यों को यह पराजित नहीं कर पाए, छोटे छोटे क्षेत्रों पर यह अधिकार कर पाए। इस वजह से जो दक्षिण भारत के अभियान थे वह आर्थिक रूप से काफी नुकसानदायक हुए। जौना खान ने वारंगल के काकतीय वंश के कुछ क्षेत्रों को, जो पांड्य साम्राज्य है, उनके कुछ क्षेत्रों को इसने जीता और उनसे बहुत सारा धन यह लूट कर ले आया। इसने जो तेलंगाना है उसका नाम रखा सुल्तानपुर। तो तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर किसने रखा? जौना खान ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके अभियानों से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन सब के कारण जो सैनिक है वह बहुत परेशान हुए और बाद में यह भी विद्रोह का कारण बनेगा तुगलक वंश में। दक्षिण भारत के अभियानों में न केवल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, न केवल सैन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, बल्कि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का और जो स्थानीय शासकों का प्रतिरोध है उसका भी सामना करना पड़ा। बहुत सारे छोटे क्षेत्रों को जीता गया, लेकिन किसी बड़े साम्राज्य को नहीं जीता गया और इससे जो छोटे प्रशासक हैं वह भी एक कड़ा प्रतिरोध दिखाते हैं और जौना खान की सेना को आर्थिक और सैन्य रूप से काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत के अभियान हुए वह अभियान किस प्रकार से थे और उनका अंततः जो आउटपुट मिला वह आउटपुट क्या था। अब हम देख लेते हैं एक अलग विवरण। यह विवरण है राज मुंदरी का शिलालेख। इसके विषय में परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले यह शिलालेख है कहाँ? तो शिलालेख कहाँ है? तेलंगाना में। और कनेक्टेड किससे है? जौना खान से या मोहम्मद बिन तुगलक से। यह जौना खान आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसी नाम से मैं बार बार इसको संबोधित कर रहा हूं, जिससे आप आसानी के साथ याद रख पाएं कि जौना खान नाम किसका था। यह नाम है मोहम्मद बिन तुगलक का। तो तेलंगाना में यह शिलालेख लिखवाया गया था। इस शिलालेख में जो मोहम्मद बिन तुगलक है या जो जौना खान है उसके बहुत सारे विवरण हमको मिलते हैं। विवरण किस तरह के? जो प्रशासनिक कार्य किए गए, जो सैन्य कार्य किए गए, उन सब का विवरण हमको इसमें मिलेगा।
किस तरह सेना ने सैन्य विस्तार किया या क्षेत्रों का विस्तार किया, कैसे जौना खान ने शासन व्यवस्था को संभाला, कैसे सरकार चल रही थी, सरकार कैसे लोगों को नियंत्रित कर रही थी, यानी कि जो प्रशासन है वह किस तरह से लोगों को नियंत्रित करके चल रहा था, वह सब कुछ इस शिलालेख में लिखवाया गया। इसी शिलालेख में जो तेलंगाना है उसका नाम रखा गया सुल्तानपुर। तो तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रखा गया था। और कहां पर यह विवरण है? राजमुंदरी के शिलालेख में। इसी शिलालेख में जो दक्षिण भारत के बहुत सारे स्थानीय शासक हैं जिनको पराजित किया गया था उनका विवरण भी हमको दिखता है। मतलब जौना खान ने जिन दक्षिण भारत के प्रशासकों को पराजित किया था उनके विषय में विवरण हमको इसी शिलालेख में मिलते हैं। इन सब से हम पाते हैं कि तुगलकों ने किस तरह से दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों को जीता और वहां पर अपनी साम्राज्यिक पकड़ को मजबूत किया, वह सब कुछ हम देख पाते हैं। अगला टॉपिक हम देखें तो जो बंगाल में समस्या है और उस समस्या का जो समाधान किया गया गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, वह किस प्रकार से हमको दिखता है। सबसे पहले जो बंगाल की स्थिति है वह हम समझते हैं। बंगाल में लगातार क्षेत्रीय आंदोलन हो रहे थे, लगातार विद्रोह यहाँ पर हो रहे थे और बंगाल हम पीछे भी अगर देखें तो किसी भी प्रशासक के अंतर्गत बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया था। इसको नियंत्रित करने का बार बार प्रयास किया गया था लेकिन अंततः वह असफल हो जाता है। तो यह दिल्ली सल्तनत के लिए एक कड़ी चुनौती थी कि वह बंगाल पर अपना नियंत्रण बनाए रखे। आप ध्यान रखेंगे कि जो बंगाल है वह बंगाल आज का पश्चिम बंगाल प्लस आपका जो बांग्लादेश है वह दोनों तो पूरा शामिल है। इसके अलावा असम का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, यह भी हमको उस समय के बंगाल में दिखता है। तो यह फेमस किसके लिए था? सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। आज भी आप बांग्लादेश को देखें तो वहां सूती वस्त्र का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो यह क्षेत्र पहले से ही फेमस था सूती वस्त्र के लिए। तो जो बंगाल में यह विद्रोह हो रहे थे बार बार, यह बहुत बड़ी आर्थिक समस्या पैदा कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के सामने। इन विद्रोहों को दबाने का फिरोज शाह तुगलक ने प्रयास किया और सैन्य व्यवस्था के माध्यम से इनको कंट्रोल करने का प्रयास किया। बंगाल के क्षेत्र में हम देखते हैं कि बलबन का एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम है बुगरा खान। यही बंगाल को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में घोषित कर देता है। तो बुगरा खान था कौन? बलबन का पुत्र, और यही बंगाल में विद्रोह कर रहा था। बंगाल के प्रशासक यह बार बार कोशिश कर रहे थे कि वह अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें और वह किसी के अधिकार क्षेत्र में ना जाए। तुगलक ने इसका समाधान किस प्रकार से निकाला? सबसे पहले उसने सैन्य कार्यवाही की। सेना भेजकर जो विद्रोह है उसको दबाया गया और दबाने के बाद जो बंगाल का क्षेत्र है उसको दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया गया। उसके बाद वहां पर बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए गए। जैसे सबसे पहले वहां बहुत सारे वफादार अधिकारियों की नियुक्ति की गई। ऐसे अधिकारी जो सुल्तान के प्रति वफादार थे या सुल्तान को वह किसी भी स्थिति में समर्थन देने के लिए तैयार थे, ऐसे प्रशासकों की नियुक्ति बंगाल में की गई। जो स्थानीय शासक हैं, जो जमींदार हैं, क्योंकि यह विद्रोहों में बहुत ज्यादा साथ दे रहे थे तो इनको भी नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। और प्रयास कैसे किया गया? एक प्रशासनिक ढांचा बनाकर, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाकर इन स्थानीय शासकों को और जमींदारों को नियंत्रित किया गया। और कारण क्यों? क्योंकि यह विद्रोहों में साथ दे रहे थे तो भविष्य में विद्रोह ना हो उसके लिए इन्हें कंट्रोल में लाया गया। लेकिन इसके साथ साथ गयासुद्दीन ने जो स्थानीय प्रशासक हैं इनसे सहयोग की स्थिति भी कायम की। इनको प्रशासन में रखा गया और उनसे सहयोग बनाया गया। किसका? सुल्तान के द्वारा। तो सुल्तान और जो स्थानीय प्रशासक हैं उनके मध्य संपर्क स्थापित करवाया गया। उनके बीच जो कनेक्टिविटी है उसको काफी बढ़ाया गया और बहुत सारे ऐसे अधिकारी जिनकी नियुक्ति की गई जो वफादार थे। इन दोनों के माध्यम से जो स्थानीय प्रशासन है उसमें मजबूती हुई और वह मजबूती दिल्ली सल्तनत के लिए काफी लाभदायक थी। इन सब कारणों से जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर शांति व्यवस्था की स्थापना हुई और बंगाल एक लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत के अधीन हमको दिखता है। एक अगला टॉपिक हम देखें जो आपका गयासुद्दीन तुगलक है और जो आपके निजामुद्दीन औलिया हैं, इनका किस तरह का संबंध हमको दिखता है। क्योंकि जो गयासुद्दीन तुगलक है इसकी नियुक्ति के पीछे कहीं ना कहीं जो निजामुद्दीन औलिया है इनकी भूमिका हमको दिखती है। हम देखते हैं कि जो खिलजी वंश के लोग हैं वह निजामुद्दीन औलिया की जो विचारधारा है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा हमने देखा था मुबारक शाह को। मुबारक शाह निजामुद्दीन औलिया को अपने दरबार में बुलाता है और उनका वहां पर अपमान करता है। तो इन सब कारणों से जो निजामुद्दीन औलिया हैं और उनके जो शिष्य हैं, औलिया के अलावा उनके शिष्य ज्यादा इसमें प्रमुख भूमिका में आएंगे।
तो वह विद्रोही हो जाते हैं, या हम कहें कि वह दिल्ली सल्तनत के खिलाफ प्रचार प्रसार करने लगते हैं कि यह सल्तनत की जो व्यवस्था है यह व्यवस्था ठीक नहीं है। इन्हीं सारी व्यवस्थाओं के मध्य गयासुद्दीन तुगलक उभरता है, जो कि पहले क्या था, सिंधु क्षेत्र का प्रशासक, और वहां वह गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा था। और इन सब कारणों से उसकी ख्याति काफी बढ़ी हुई थी। और सबसे ज्यादा क्या प्रभाव पड़ा कि जब निजामुद्दीन औलिया ने इस गयासुद्दीन का समर्थन कर दिया, यह एक ऐसा विकल्प हो सकता है जो अगली प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल सकता है, तो गयासुद्दीन तुगलक को सुल्तान के रूप में स्वीकार किया गया। तो इस तरह के संबंध हमको दिखते हैं गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के मध्य। जब दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार को लेकर काफी सारा विद्रोह हो रहा था, लोग आपस में लड़ रहे थे और एक योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था, उस समय निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक का समर्थन करते हैं और उनके कारण वह दिल्ली सल्तनत पर अपने अधिकार को बना पाता है और लोग उसके अधिकार को स्वीकार करते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, तो निजामुद्दीन औलिया उसको आशीर्वाद भी देते हैं। इस आशीर्वाद का मतलब यह था कि जो धार्मिक नेता है वह भी अब गयासुद्दीन तुगलक को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसका प्रभाव यह पड़ा कि जो धार्मिक व्यवस्था है और जो राजनीतिक व्यवस्था है, दोनों व्यवस्थाओं में गयासुद्दीन तुगलक की जो मान्यता है वह काफी बढ़ी हुई हमको दिखने लगती है। गयासुद्दीन तुगलक को अब सार्वजनिक रूप से सुल्तान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके पीछे निजामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा हाथ हमको दिखता है। हालांकि जो निजामुद्दीन औलिया है वह सुल्तान बनाए जाने के बाद भी गयासुद्दीन तुगलक से कहते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, अर्थात अभी उसको उतावलेपन में कोई काम नहीं करना है, बल्कि स्थिर होकर सुल्तान के पद को संभालना है। हालांकि हम यह देखते हैं कि बाद में जो आपका यह गयासुद्दीन तुगलक है वह औलिया की बातों को नहीं मानता है और औलिया से जो मतभेद की स्थिति है वह स्थिति हमको दिखती है गयासुद्दीन तुगलक की। तो राजगद्दी पर चढ़ने के बाद गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया से विरोध हो जाता है, या हम कहे मतभेद हो जाता है। अगला टॉपिक हम देखें, अपने शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक बहुत सारे परिवर्तन करता है। उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, लेकिन इसी तरह से वह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाता है। अब हम समझें कि जो गयासुद्दीन तुगलक है इसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई और किस तरह का विवाद हमको इतिहासकारों के मध्य दिखता है इसकी मृत्यु पर। सबसे पहले इसकी मृत्यु हुई कैसे? इसकी मृत्यु हुई गांधीनगर में, और गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। मृत्यु कब हुई? 1325 में। दो मत हैं इसकी मृत्यु के पीछे। पहला मत यह कि एक दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। दूसरा क्या है कि इसकी हत्या की गई। दोनों मतों को हम देख लेते हैं और इनके तर्कों को भी हम देख लेते हैं। पहला जो मत है कि इसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसमें क्या विवरण है कि यह दौलताबाद से वापस आ रहा था, वही दौलताबाद जिसको इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो दौलताबाद से वापस आ रहा था और वापस आते समय इसके स्वागत के लिए एक मंच बनाया गया था और किसी तरह वह उस मंच से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक विवरण यह कहता है कि वह किसी सैन्य अभियान में जा रहा था और अचानक वह घोड़े से गिर गया और उसके कारण भी उसकी मृत्यु हो गई। तो दुर्घटना का सिद्धांत कहता है कि किसी तरह से उसकी दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। जो यह भवन गिरने का मामला है या जो स्वागत के लिए मंच बनाया गया था उसके गिरने का मामला है, यह हुआ कहाँ था? अफगानपुर में। तो अफगानपुर है कहाँ? तुगलकाबाद के नजदीक। और हम यह भी देखते हैं कि जो आपका गयासुद्दीन तुगलक है इसको तुगलकाबाद में ही दफनाया गया। एक तथ्य और कि जो यह भवन बना कहाँ पर? तुगलकाबाद में, जिसमें इसे दफनाया गया उस भवन का निर्माण किसने किया? अहमद अयाज ने। यह तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा सिद्धांत क्या है? हत्या का सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत एक साजिश के तहत इसकी हत्या की गई और इस हत्या में सबसे ज्यादा नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी कि इसके पुत्र का। हालांकि कोई ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की थी। तो दो तरह के सिद्धांत हैं, या तो दुर्घटना से या हत्या के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों के बहुत सटीक साक्ष्य नहीं है हमारे पास, इसीलिए जो दुर्घटना वाला सिद्धांत है इसको ज्यादा वेटेज मिलता है और जो हत्या वाला सिद्धांत है उसको वेटेज थोड़ा सा
कम मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस तरह के परिवर्तन किए, किस तरह से उसने दक्षिण भारत में अभियान करवाए और अंततः क्या परिणाम मिला वह भी हमने देख लिया। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।